नमस्कार दोस्तों। जब आप तारों और आकाशगंगा को देखते हैं तो आपको लगता है कि आप केवल किसी विशेष भूमि के टुकड़े से नहीं बल्कि सौर मंडल से हैं। मैं अंतरिक्ष के लिए ही बनी हूँ, हर पल अंतरिक्ष के लिए ही बिताया और इसी के लिए मरूंगी। ये शब्द हैं अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की पहली महिला कल्पना चावला के, जिनका परिवार बंटवारे के बाद मुल्तान से भारत आया और जो खुद अमेरिका में बस गईं। लेकिन इस पूरी जीवनचर्या के दौरान उन्होंने भारत देश का नाम रोशन कर दिया। जी हाँ, ये बात है 1 फरवरी। संबंध है स्पेस शटल कोलंबिया के क्षतिग्रस्त होने और कल्पना चावला और उनके बाकी साथियों की मृत्यु से। आइए दोस्तों, समझते हैं हम आज कल्पना चावला के जीवन के बारे में। साल 1947 में भारत आज़ाद हुआ था। अंग्रेजी हुकूमत से इसी साल बना था पाकिस्तान, यानी ये साल था विभाजन का। विभाजन के वक्त बहुत से परिवार भी एक देश से दूसरे देश गए थे। इन्हीं परिवारों में से एक परिवार बनारसी लाल चावला का भी था, जो पाकिस्तान के मुल्तान में रहता था, लेकिन पार्टीशन के कारण हरियाणा के करनाल आ गया था, फिर यहीं बस गया। बनारसी बड़े मेहनती आदमी थे। घर चलाने के लिए पहले कपड़े बेचा करते थे और कई सारे छोटे मोटे काम भी किया करते थे। बाद में इन्होंने टायर बनाने का बिजनेस शुरू किया। इनकी बीवी घर के काम देखती थीं। दोनों के 4 बच्चे हुए। 17 मार्च 1962 के दिन सबसे छोटी बेटी हुई। नाम रखा गया मोंटो। मोंटो बहुत प्यारी बच्ची थी। उसे हवाई जहाज़ बहुत पसंद था। वो बचपन में सितारों के बीच उड़ने का सपना देखती थी। आँखों में एक अलग ही चमक थी, एक अलग जज्बा था। इसी जज्बे ने और आसमान में उड़ने के इसी सपने ने मोंटो को एक दिन कल्पना चावला बना दिया, और यही मोंटो आगे चलकर स्पेस में जाने वाली भारतीय मूल की पहली महिला बनी और राकेश शर्मा के बाद दूसरी भारतीय। मोंटो उर्फ कल्पना चावला की कहानी के बारे में आइए जानते हैं। अब बनारसी जी ने अपनी सबसे छोटी बच्ची का कोई फॉर्मल नाम नहीं रखा था, मोंटो ही उसका नाम था। जब वो थोड़ी बड़ी हुई तो स्कूल में एडमिशन कराने की बारी आई। एक आंटी मोंटो को लेकर करनाल के टैगोर बाल निकेतन स्कूल गईं। वहाँ प्रिंसिपल ने पूछा कि क्या नाम रखा जाए। तब आंटी ने बताया कि मोंटो के 3 नाम हैं, ज्योत्सना, सुनैना और कल्पना, लेकिन तीनों में से कौन सा नाम रखा जाए, इस पर अभी कोई फैसला नहीं किया गया। प्रिंसिपल ने मोंटो से ही पूछा कि वो क्या नाम रखना चाहती है। मोंटो ने कहा कि वैसे तो उसे तीनों नाम पसंद हैं, लेकिन कल्पना सबसे ज़्यादा पसंद है, क्योंकि उसका मतलब इमेजिनेशन होता है, और मोंटो को तो आसमान में उड़ने की कल्पना करना बहुत ही ज़्यादा पसंद था। फिर क्या, स्कूल के पहले ही दिन मोंटो का नाम हो गया कल्पना चावला। उस वक्त किसी ने ये नहीं सोचा होगा कि ये लड़की आगे चलकर स्पेस की सैर करेगी। स्कूल में जब ड्राइंग बनाने की बारी आती थी तो सारे बच्चे वहीं पहाड़, नदी के चित्र बनाया करते थे, लेकिन कल्पना उन पहाड़ों और नदियों के ऊपर हवाई जहाज़ का चित्र बना देती थी। क्लास की दीवारों पर भी एक झटके में इंडिया का ज्योग्राफिकल मैप बना देती थी। शुरुआत से ही साइंस की तरफ झुकाव रहा कल्पना चावला का। गर्मियों में जब परिवार के लोग छत पर सोते थे तो छोटी कल्पना रात में जागती और सितारों को देखती रहती थी। खैर, स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज से बीटेक किया। फिर एरोस्पेस इंजीनियरिंग में मास्टर की पढ़ाई करने के लिए अमेरिका चली गई। यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास से 1984 में एरोस्पेस इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी कर ली। फिर एक और मास्टर्स किया और पीएचडी की। जब कभी अपने दोस्तों के साथ करियर से रिलेटेड बातें करती थी तो कहती थी, एक दिन मैं भी उड़ूंगी। उड़ने का सपना कल्पना ने बचपन से देखा था और उसे पूरा करने के लिए बहुत मेहनत भी की थी। उन्होंने पढ़ाई पूरी करने के बाद 1988 में नासा के साथ काम करना शुरू किया। फिर अमेरिका में ही शिफ्ट हो गई। 1991 में इन्हें अमेरिका की नागरिकता भी मिल गई। फिर नासा एस्ट्रोनॉट कॉर्प्स का हिस्सा बन गई। 1997 में पहली बार स्पेस मिशन में जाने का मौका मिला। वो नासा के स्पेस शटल प्रोग्राम का हिस्सा बनी। आगे बढ़ने से पहले स्पेस शटल प्रोग्राम के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। नासा एक प्रोग्राम है
ह्यूमन स्पेस फ्लाइट। इस प्रोग्राम के तहत कुछ लोगों को ग्रुप में स्पेसक्राफ्ट के जरिए स्पेस में भेजा जाता है। किसी रिसर्च के लिए तो स्पेस शटल प्रोग्राम भी एक ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम था। चौथा ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम था। इस चौथे प्रोग्राम का 28वां मिशन था कोलंबिया फ्लाइट STS-87। इसका हिस्सा बनी कल्पना चावला। ये कल्पना का पहला स्पेस मिशन था। वो 1997 में अपने 5 एस्ट्रोनॉट साथियों के साथ इस मिशन पर गईं। 10.4 मिलियन माइल्स का सफ़र तय किया, पृथ्वी के 252 चक्कर काटे। पहला मिशन सफल रहा। फिर कल्पना साल 2003 में अपने दूसरे स्पेस मिशन पर गईं। मिशन था स्पेस शटल कोलंबिया STS-107। स्पेस शटल प्रोग्राम का 113वां मिशन था। 16 जनवरी 2003 के दिन STS-107 पृथ्वी से रवाना हुआ। कल्पना एक बार फिर स्पेस में थी। वापसी थी 1 फरवरी 2003 को। कल्पना वापस आने वाली थी 1 फरवरी 2003 को। टीवी पर यही उस दिन की सबसे बड़ी खबर थी। कोलंबिया STS-107 धरती पर वापस भी आया, लेकिन 80,000 से ज़्यादा टुकड़ों में वापस आया। क्यों हुआ ये हादसा, ये समझते हैं अब इस हादसे के बारे में। STS-107 के लॉन्च वाले दिन यानी 16 जनवरी 2003 को स्पेस शटल के बाहरी टैंक में फोम इंसुलेंस का एक हिस्सा टूट गया था, जिससे ऑर्बिटर का लेफ्ट विंग काफ़ी प्रभावित हुआ। इसमें एक छेद हो गया था, जिससे एटमॉस्फेरिक गैस प्रेशर से शटल के अंदर आना शुरू हो गई। स्पेस जर्नलिस्ट माइकल कैवेज और विलियम हार्वुड की 2008 की एक किताब के मुताबिक नासा के अंदर कई लोग थे जो टूटे हुए विंग की तस्वीर लेना चाहते थे। कहा जाता है कि नासा का डिफेंस डिपार्टमेंट करीब से देखने के लिए अपने ऑर्बिटल स्पाई कैमरा का इस्तेमाल करने के लिए तैयार था, लेकिन नासा के बड़े अधिकारियों ने इसके लिए मना कर दिया और बिना किसी जांच के लैंडिंग आगे बढ़ गई। कुछ इंजीनियर्स का ऐसा भी मानना है कि ये डैमेज स्पेशल शटल के लिए काफ़ी बड़ा डैमेज था। नासा मैनेजर्स का ये कहना था कि अगर क्रू को दिक्कत पता थी तो उसे फिक्स कर सकते थे। 1 फरवरी 2003 को शटल को कैनेडी स्पेस सेंटर में लैंड करना था। सुबह 9 बजे से ठीक पहले मिशन कंट्रोल में असामान्य रीडिंग नोट की गई। बाएं विंग के सेंसर से टेम्परेचर रीडिंग नहीं मिल रही थी और फिर शटल के बाईं तरफ के टायर की प्रेशर रीडिंग भी गायब हो गई। नासा के स्पेस कम्युनिकेटर ने टायर की प्रेशर रीडिंग के बारे में कोलंबिया से संपर्क करना चाहा। उधर से ठीक सुबह 8:59 पर और 32 सेकेंड पर कोलंबिया से वापस फ़ोन किया गया। उन्होंने जो वाक्य बोला उसका एक शब्द साफ सुनाई दिया, रोजर। उस समय कोलंबिया अमेरिका के टेक्सास प्रांत के शहर डलास के पास था। आवाज़ की गति से भी 18 गुना तेज की गति और ज़मीन से 61,170 मीटर की ऊंचाई पर। मिशन कंट्रोल ने कल्पना और उनके साथी अंतरिक्ष यात्रियों से संपर्क करने की कई कोशिशें की, लेकिन सफलता नहीं मिल सकी। 12 मिनट बाद जब कोलंबिया को रनवे पर होना चाहिए था, मिशन कंट्रोल को एक फ़ोन आया। फ़ोन करने वाले ने कहा कि टीवी चैनल आसमान में एक शटल को टूटने का वीडियो दिखा रहा है। नासा ने इसे कॉन्टीजेंसी घोषित कर दिया। मलबा खोजे जाने के लिए लोग भेज दिए गए और अंतरिक्ष यात्रियों के लापता होने की घोषणा कर दी गई। उस समय नासा के प्रशासक रहे सान ओ कीफ ने कहा, यह वास्तव में नासा परिवार के लिए STS-107 उड़ान भरने वाले अंतरिक्ष यात्रियों के परिवार के लिए और इस राष्ट्र के लिए एक दुखद दिन है। मलबे की खोज में हफ्तों लग गए, क्योंकि ये अकेले पूर्वी टेक्सास में लगभग 2000 वर्ग मील 5180 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में बिखरा हुआ था। आखिरकार नासा ने शटल के 84,000 टुकड़े बरामद किए, जो वजन के हिसाब से कोलंबिया का सिर्फ 40% हिस्सा थे। इन्हीं 84,000 टुकड़ों में कल्पना और उनके बाकी साथियों के अवशेष भी थे, जिनकी पहचान DNA से की गई। नासा ने क्या कहा था? 30 दिसंबर 2008 को इस दुर्घटना के बारे में नासा ने 400 पन्नों की एक जांच रिपोर्ट जारी की। 1 फरवरी सुबह 9 बजे से पहले स्पेस शटल ने जैसे ही पृथ्वी के वायुमंडल में एंट्री की थी, तब वायुमंडल की गर्म गैसें स्पेसक्राफ्ट के अंदरूनी विंग स्ट्रक्चर में घुस गईं। रिपोर्ट के मुताबिक कल्पना और उनके साथियों के पास बहुत कम वक्त था। शटल का कंट्रोल खोने और केबिन के प्रेशर बुरी तरह से बिगड़ने के बीच सिर्फ 40 सेकंड लगे।
मात्र 40 सेकंड। क्रू इसलिए भी रिस्पॉन्स नहीं कर सके क्योंकि उसे अपने स्पेस सूट पहनने में देरी हुई। रिपोर्ट के अनुसार कोलंबिया STS 107 के सदस्यों में से एक ने प्रेशर सूट हेलमेट नहीं पहना था, जबकि 3 लोगों ने अपने स्पेस सूट ग्लव्स नहीं पहने थे। लेकिन कोलंबिया के क्रैश होने का क्रू की इस गलती से कोई मतलब नहीं है। कोलंबिया की सीटों के डिजाइन ने भी क्रू के बचने की संभावनाओं को बहुत ही ज़्यादा कम कर दिया था। इसके अलावा उनके हेलमेट भी सिर के हिसाब से ठीक से नहीं बने हुए थे, जिसके चलते उन्हें भयंकर चोटें आईं। रिपोर्ट कहती है हालांकि केबिन के सर्कुलेटरी सिस्टम ने थोड़े वक्त के लिए काम किया, लेकिन डिप्रेशराइजेशन इतना गंभीर था कि क्रू दोबारा होश में नहीं आ पाए और आखिरकार हाई एल्टीट्यूड और ट्रामा के चलते उनकी मौत हो गई। हालांकि मिशन कोलंबिया के प्रोग्राम मैनेजर बेन हेल ने साल 2013 में कहा था कि जब विंग टूट गया था तभी नासा के साइंटिस्ट को पता चल गया था कि कल्पना और बाकी क्रू की जिंदा वापसी नहीं हो सकती। वो नहीं चाहते थे कि क्रू अपने आखिरी दिन घुट घुट कर जिए। उन्होंने बेहतर यही समझा कि हादसे का शिकार होने तक वो लोग खुश रहें। बेन हेल के मुताबिक अगर अंतरिक्ष यात्रियों को इसकी जानकारी होती तो भी वो कुछ भी नहीं कर सकते थे। हद से हद ऑक्सीजन खत्म होने तक वो अंतरिक्ष का चक्कर लगा सकते थे। ऑक्सीजन खत्म होने पर वो वैसे ही उनकी जान चली जाती। बेन हेल के इस बयान पर आज तक नासा ने कोई कमेंट नहीं किया है, जबकि कल्पना के पिता ने इसे खारिज किया था। Space.com के मुताबिक कोलंबिया में कल्पना के साथ 6 लोग और थे। पहला नाम रिक हस्बैंड, ये मिशन के कमांडर थे। माइकल एंडरसन पेलोड कमांडर थे। कल्पना चावला के अलावा डेविन ब्राउन मिशन और लॉरेल क्लार्क मिशन स्पेशलिस्ट थे। विलियम मैककूल पायलट थे और इयान रेमन पेलोड स्पेशलिस्ट थे। पहले और दूसरे स्पेस मिशन को मिलाकर कल्पना ने स्पेस में कुल 30 दिन 14 घंटे और 54 मिनट का वक्त बिताया था। वो अक्सर कहती थी, मैं अंतरिक्ष के लिए ही बनी हूँ, हर पल अंतरिक्ष के लिए ही बिताया है और इसी के लिए मरूंगी। दोस्तों, आपको कैसी लगी ये जानकारी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। आगे मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ।